Welcome students in this another lecture। आज हम बात करेंगे फाइलम मोलस्का। ये जो वर्ड है मोलस्का, इसका मीनिंग होता है सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। तो इस फाइलम के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि बॉडी बड़ी उनकी सॉफ्ट होती है। एग्जाम्पल आपने स्नेल्स देखे होंगे, स्लग्स देखे होंगे, तो कितनी सॉफ्ट उनकी बॉडी होती है। ये बच्चों हमारा आफ्टर आर्थ्रोपोडा सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। फर्स्ट आर्थ्रोपोडा हो जाएगा और जो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है वो हमारा मोलस्का रहेगा। द स्टडी ऑफ मोलस्का अगर हम बात करें तो उसे हम कहते हैं मेलेकोलॉजी। जिस तरह से हमने प्लेटीहेल्मिन्थीज और एस्केहेल्मिन्थीज के जो मेंबर्स थे उनकी स्टडी के लिए हमने एक वर्ड यूज़ किया है हेल्मिन्थोलॉजी, उसी तरह से मेलेकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ मोलस्कन। जितने भी मोलस्कन्स हैं उनकी स्टडी को हम मेलेकोलॉजी कहते हैं। बच्चों, इस फाइलम के 3 मेन कैरेक्टर्स हैं जो आपको ध्यान रखने। 3 मेन कैरेक्टर्स रहेंगे। पहला जो अभी मैंने आपको बता दिया है कि ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स हैं, और जो फाइलम का नाम पड़ा है मोलस्का वो सॉफ्ट बॉडी की वजह से पड़ा है। दूसरा, दे हैव कैल्केरियस शेल। कैल्केरियस शेल मतलब इनकी बॉडी के चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ एक शेल प्रेजेंट होगा। तो ये भी इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इम्पोर्टेंट फीचर है। और तीसरा जो हमारे पास इनमें एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है प्रेजेंस ऑफ मेंटल या पेलियम। अब आप बोलेंगे कि ये मेंटल या पेलियम क्या है, मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि मेंटल या पेलियम का मतलब है कि इनकी बॉडी के ऊपर स्किन की एक लेयर होती है, स्पॉन्जी लेयर होती है स्किन की, सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर जो पूरी बॉडी को कवर करती है, उसी को हम मेंटल और पेलियम कहते हैं। वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए कि मोलस्का के कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर क्या हैं, तीनों ऑप्शन अगर आपके सामने हों तो ऑल ऑफ द अबव करना ही है। पर अगर आपको इनमें से चूज़ करना हो कि विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो उसमें फिर हमें ध्यान रखना है कि जो मेंटल होगा, पेलियम होगा, वो इनमें से फर्स्ट पोजीशन पर रखना है आपको। बिकॉज कि इनवेरिएबली मेंटल सभी में प्रेजेंट है। कैल्केरियस शेल जो है वो कुछ ऐसे मेंबर्स होंगे जिनमें एब्सेंट होता है, एंड दैट इज़ वाई हम यहाँ जो फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे वो मेंटल को देंगे। ओके बच्चों, तो 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं? बॉडी सॉफ्ट होती है, बॉडी के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का एक शेल होता है, एक कवरिंग होता है, प्लस उस शेल के अंदर की तरफ एक स्किन की लेयर और होगी, बताऊंगा मैं आपको, डायग्राम बना के समझाऊंगा। उसे हम मेंटल या पेलियम कहते हैं। आगे आगे आ जाए। जैसा कि हम यूजुअली बात करते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हैबिट और हैबिटेट के बारे में। हैबिट एंड हैबिटेट मैंने आपको पहले ही समझाया है कि याद रखने का तरीका यही रहेगा कि आप एक सीक्वेंस से चलेंगे तो आप चीज़ें रिवाइज करते समय, रिकॉल करते समय सीक्वेंस को फॉलो करते हुए जाएंगे तो चीज़ें सब याद आएगी आपको। हैबिट और हैबिटेट में बच्चों ध्यान रखना है कि ये एक्वेटिक भी होते हैं, पानी में भी रहते हैं, और अगर ये एक्वेटिक होंगे तो फिर दोनों ही तरह के हैं, ये मराइन भी हैं और फ्रेश वाटर स्पीशीज़ भी होती है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि दे में ऑल्सो बी टेरेस्ट्रियल। जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारे गार्डन्स में, हमारे घरों में, खेतों में स्नेल्स जो हैं इस तरह से चलते हुए मिल जाएंगे। तो बेसिकली जो स्नेल्स होते हैं और स्लग्स जो होते हैं, मैं बताऊंगा स्लग्स क्या होते हैं, वो भी एक्सप्लेन करूंगा मैं आगे, ये टेरेस्ट्रियल होते हैं। तो हैबिट और हैबिटेट में ये दोनों ही तरह के हैं।
एक्वेटिक भी हैं और टेरेस्ट्रियल भी हैं। सिंपल है बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम। लेट्स टॉक अबाउट बेसिक फीचर्स, जो कि हम यूजुअली बात करते हैं। बेसिक फीचर्स, बेसिक फीचर में बच्चों जर्म लेयर्स 3 हो जाएगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। उसके अलावा सिमेट्री जो है वो बाइलेटरल सिमेट्री हो जाएगी, क्योंकि प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया सिमेट्री बाइलेटरल ही चलेगी। बॉडी अनसेगमेंटेड है, सेगमेंटेशन एब्सेंट है। 3 ही फाइला जो हैं जिनमें सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और आगे जाके कॉर्डेटा आएगा। तो बॉडी इनमें अनसेगमेंटेड है। सिलोम इनमें प्रेजेंट है, तो सिलोमेट है ये। कौन सी वाली सिलोम होगी, तो याद रखते हुए चलें, इनमें शाइजोसिलोम होगी। और इसके अलावा दे बिलोंग्स टू प्रोटोस्टोमिया। करेक्ट बच्चों। तो ये इनके बेसिक फीचर्स हो गए। अब हम यहाँ पे इन 2 पॉइंट पे स्टार लगा रहा हूँ मैं। बाइलेटरल सिमेट्री, एक तो हमारी बाइलेटरल सिमेट्री हो जाएगी, इसको मैं पहले डिस्कस करना चाहूँगा। यहाँ हमें ये ध्यान रखना है बच्चों कि फाइलम मोलस्का में एक आगे जाके क्लास आएगी जिसका नाम है गैस्ट्रोपोडा। क्लियर कर देता हूँ मैं, ये इनकी एक क्लास है। इसमें सारे स्नेल्स वगैरह इसी में आते हैं, एग्जाम्पल है उसका स्नेल्स। तो अगर आप कभी किसी स्नेल को देखो तो इनकी जो बॉडी होती है वो इस तरह से होगी, और यहाँ से वो उसमें से बाहर निकलता हुआ आपको दिखाई दे जाएगा। ये इस तरह से इनकी बॉडी होती है ना। यहाँ टेंटिकल्स वगैरह हो जाएंगे, और यहाँ पे एक फुट होता है इनमें, वो अभी थोड़ी देर में हम उसमें भी इसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये देखिए इस तरह की इनकी बॉडी होती है। अब ये जो इनका शेल आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये एकदम सेंटर में नहीं होता है, और ये ट्विस्टेड बॉडी होती है। और ट्विस्ट के कारण अगर आप इस एनिमल को बीच में से 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करना चाहते हो तो आप इसे 2 बराबर पार्ट में डिवाइड नहीं कर पाओगे। करेक्ट आया समझ में? इसको किसी भी तरीके से 2 बराबर पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता। मतलब ये हो गया, इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया हमारे पास यहाँ कि जो गैस्ट्रोपोडा के मेंबर्स हैं फाइलम मोलस्का में, जो गैस्ट्रोपोडा के मेंबर्स होंगे उनकी जो सिमेट्री होगी वो एसिमेट्री हो जाएगी। इसमें क्लियरली कॉन्सेप्ट रहेगा, ध्यान रखेंगे आप। इनके जो लार्वा होंगे गैस्ट्रोपोडा के, वो प्रॉपरली बाइलेटरल सिमेट्री होगी उनकी, बिकॉज दे बिलोंग्स टू बाइलेटेरिया। तो फंडामेंटल सिमेट्री, प्राइमरी सिमेट्री इनकी बाइलेटरल सिमेट्री होगी, पर एडल्ट्स में जो सिमेट्री होगी वो एसिमेट्री हो जाएगी। तो ये एक तरह से सिमेट्री के 2 एक्सेप्शंस हो गए आपके। पहला इकाइनोडर्मेटा है, उनके लार्वा की सिमेट्री बाइलेटरल होती है, पर एडल्ट इकाइनोडर्म की जो सिमेट्री है वो रेडियल हो जाती है। उसी तरह से मोलस्का में, सभी मोलस्का की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मोलस्का की सिर्फ एक क्लास, मोलस्का क्लास गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा में जो मेंबर्स होंगे जिसमें शंख वगैरह सारे आएंगे, इन स्नेल्स भी आएंगे उसमें, इनमें ध्यान रखना है कि इनकी जो लार्वा है उनकी सिमेट्री बाइलेटरल होती है, और इनके जो एडल्ट्स होते हैं वो एसिमेट्रिकल हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है वो भी आपको मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ, और मैं क्लियर करके बताता हूँ कि देखो बच्चों, ये जैसे इनकी एलिमेंट्री कैनाल हो गई, इधर यहाँ पे इनमें माउथ हो गया, पीछे की तरफ यहाँ पे एनस, और फिर ये इनकी पूरी बॉडी है। ओके, दिस इज देयर एंटायर बॉडी। ये लार्वल स्टेज की बात कर रहा हूँ मैं। करेक्ट, ये पूरी इनकी बॉडी है, इसमें इनके बाकी के सारे ऑर्गन्स यहीं कहीं होंगे। ठीक है, अभी ज़्यादा मैं उसको डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। अब इस समय अगर हम देखें
तो इस एनिमल को बीच में से दो पार्ट में आसानी से डिवाइड कर सकते हैं यूँ इस तरह से। यानी जो लार्वल स्टेज है वहाँ पे ये आपको दिख रहा है कि ये बाइलेटरल सिमेट्री होती है इसकी। लेकिन अब क्या होगा कि इनमें एक शेल बनेगा, तो यहाँ आगे जाके इस तरह से बॉडी को कवर करने के लिए एक शेल बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ ये शेल है। तो अब आप ज़रा सोचिए बच्चों कि शेल पीछे से बंद है, इनका पीछे से ये शेल बंद होता है ना। अब यहाँ से ये अपना कोई भी वेस्ट मटेरियल निकालेंगे तो वो शेल में इकट्ठा होने लगेगा। तो वो जो पार्ट है वो शेल में पीछे इकट्ठा नहीं हो तो फिर क्या होगा कि जब लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट होने लगेगा उस समय इनकी बॉडी में ट्विस्टिंग होगी। शेल तो ऐसा ही रह जाएगा, शेल तो ऐसा ही रह जाएगा इस तरह से। ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ शेल है और जो इनकी माउथ यहाँ है ये देखिए जैसे, और इनकी एलिमेंट्री कैनाल ये पीछे से ऐसे ट्विस्ट होके इधर आ जाएगी। बॉडी में इस तरह से एक ट्विस्टिंग हो जाती है जो आपको यहाँ ये दिखाई दे रही है। और जैसे ये फिर ये एनस इधर साइड में हो जाएगी, माउथ इधर हो जाएगा। पर इस चक्कर में ये पीछे बाकी बॉडी का सारा टिश्यू उसके अंदर इस तरह से रहेगा। पर इस पूरे प्रोसेस में अब हुआ ये कि जो बॉडी की सिमेट्री है वो चेंज हो जाएगी। इस प्रोसेस को हम टॉर्जन कहते हैं, टॉर्शन यानी कि ट्विस्टिंग ऑफ बॉडी। और ये जो ट्विस्टिंग होती है ये सिर्फ क्लास गैस्ट्रोपोडा में ही ऐसा होता है, सिर्फ क्लास गैस्ट्रोपोडा में ये ट्विस्टिंग या टॉर्शन का प्रोसेस होता है। और इसी वजह से इस ट्विस्टिंग के कारण, इस टॉर्शन के कारण जो एडल्ट्स होते हैं उनकी सिमेट्री, एडल्ट्स में यहाँ लिख रहा हूँ, एडल्ट गैस्ट्रोपोड्स जो होंगे उनकी सिमेट्री एसिमेट्री हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में कुछ नहीं जाना है, दो क्वेश्चन बनेंगे आप तो उनको याद रखो बस। पहला क्वेश्चन बनेगा इन जनरल मोलस्का में आपसे सिमेट्री पूछा तो कैसी है, तो मोलस्का में सिमेट्री बाइलेटरल ही बतानी है आपको। गैस्ट्रोपोडा सिर्फ एक्सेप्शन है, मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि ये जो मैं सिमेट्री की अभी मैंने बात की है बाइलेटरल सिमेट्री, ये बाइलेटरल सिमेट्री ही रहेगी मोलस्का की। एक हमारे पास इसका सिमेट्री का एक्सेप्शन हो जाएगा, तो ध्यान रखें आप, गैस्ट्रोपोडा की जो सिमेट्री है वो एसिमेट्री हो जाएगी। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, पहला तो ये बन गया, और दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो टॉर्जन का बनता है कि टॉर्शन या टॉर्जन क्या होता है। तो आप समझ जाएं, टॉर्शन इज़ द ट्विस्टिंग ऑफ बॉडी, और ये एक यूनिक फिनोमिना है डेवलपमेंट में। इस तरह से मोलस्का के गैस्ट्रोपोडा के मेंबर्स में ये देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों। दूसरा सेगमेंटेशन, ये भी आपको ध्यान रखना है कि मोलस्कन्स आर अनसेगमेंटेड, पर इसमें एक एक्सेप्शन है। अगेन सेगमेंटेशन का भी एक एक्सेप्शन है। सेगमेंटेशन का जो एक्सेप्शन है वो हो जाएगा आगे जाके, इसमें एक एग्जांपल बताऊंगा मैं आपको, नियोपिलाइना। और नियोपिलाइना की जो बॉडी है वो सेगमेंटेड होती है। तो फिर आप बोलोगे कि हमने इसको मोलस्का में क्यों रखा, तो बच्चों सिर्फ बॉडी ही सेगमेंटेड है, बाकी जो मोलस्कन कैरेक्टर्स होने चाहिए वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें प्रेजेंट है। तो ये आएगा तो मोलस्का में ही, पर ये एक फीचर इसका सेगमेंटेशन का है। अब सेगमेंटेशन जो था बच्चों वो एनिलिडा में था। इट इज़ बिलीव्ड दैट मोलस्का का जो इवोल्यूशन हुआ है वो एनिलिडा से हुआ है। तो ऐसे में हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो नियोपिलाइना होगा इट विल बी कंसिडर्ड एज, अगेन क्योंकि इसमें दो फाइला के कैरेक्टरिस्टिक फीचर, नियोपिलाइना इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मोलस्का एंड एनिलिडा। मैं एक और पहले एग्जांपल आपको बता चुका हूँ एनिलिडा और मोलस्का के बीच में, पोलीगोर्डियस। जब मैंने आपको एनिलिडा का क्लासिफिकेशन बताया, पोलीकीटा, ओलिगोकीटा, हिरुडिनेरिया, और लास्ट क्लास थी आर्की एनिलिडा। और आर्की एनिलिडा में मैंने एक एग्जांपल बताया था आपको पोलीगोर्डियस, और बताया गया था उस समय पोलीगोर्डियस के लिए कि ये एनिलिडा और मोलस्का के बीच कनेक्टिंग लिंक है। इसी तरह से
एक और एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ, दैट इज नियोपिलाइना, इट इज़ कंसिडर्ड एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मोलस्का एंड एनिलिडा। ओके बच्चों, तो बेसिक फीचर्स हो गए, और बेसिक फीचर्स में मैंने आपको दो एक्सेप्शंस बताए। एक मैंने सिमेट्री का एक्सेप्शन बताया है और दूसरा मैंने सेगमेंटेशन का एक्सेप्शन बताया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और अब हम बात करते हैं बेसिक फीचर्स क्योंकि हो गए हैं इनके, तो लेट्स टॉक अबाउट देयर बॉडी। द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एक इनमें डिस्टिंक्ट हेड होगा, एक इनमें मस्क्यूलर फुट होगा, और तीसरा इनमें एक विसरल हम्प होगा जिसे हम विसरल मास भी कहते हैं। मैं एक डायग्राम बना के बता देता हूँ आपको पहले। तो देखिए, ये मैंने आपके सामने यहाँ एक रफ डायग्राम, इसका रो स्केच हमने बनाया है। ये एक स्नेल से मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, बॉडी जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये आगे की तरफ एक पूरा, इसमें यहाँ पर हेड प्रेजेंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेड हो जाएगा। दूसरा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे पास एक पूरा इसका मस्क्यूलर फुट हो जाएगा। तो ये देखिए, दिस एंटायर पार्ट इज़ कॉल्ड फुट। इसमें मसल्स होते हैं जिनकी हेल्प से ये चलेगा। और उसके बाद ये जो हमें पूरा इसका पोर्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो पूरा पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसे हम विसरल हम्प या हम विसरल मास कहेंगे। ठीक है बच्चों, विसरल हम्प या विसरल मास इसलिए कहा कि बॉडी में जितने भी विसरल ऑर्गन्स हैं वो सारे यहीं पर होंगे। देखिए, हमें यहाँ पे इसका ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये इसका स्टमक भी बनाया है हमने। तो ये इसकी, यहाँ पर देखिए ये इसका माउथ है। माउथ के बाद में ये इस तरह से यहाँ से इसकी एलिमेंट्री कैनाल चल रही है, और देखो टॉर्जन की वजह से एलिमेंट्री कैनाल घूम के वापस इधर आ गई है। तो ये जो हमारे पास इसकी ओपनिंग होगी, यहाँ पर ये एनस हो जाएगी, आगे की ओर ही वापस आके खुल रही है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए ये इसकी किडनीज़ भी हैं। तो बेसिकली ये एक तरह के नेफ्रिडिया ही हैं, एडवांस टाइप के नेफ्रिडिया हैं जिन्हें हम सिंपली किडनी बोल देते हैं, बट सॉरी, दे मस्ट बी इंक्लूडेड इन, दे मस्ट बी कंसिडर्ड एज मेटानेफ्रिडिया, एडवांस नेफ्रिडिया, एंड देयरफॉर वी आर कॉलिंग देम मेटानेफ्रिडिया। किडनी भी बोल देते हैं इनको। इसके अलावा हम इन्हें ऑर्गन ऑफ बोजेनस भी कहते हैं, या इसके अलावा हम इन्हें केबर्स ऑर्गन भी कहते हैं, केबर्स ऑर्गन भी कहते हैं। करेक्ट। फिर आपको देखो यहाँ ये पिंक कलर का इसमें गोनेड्स इसके दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए पूरा। तो दीज आर गोनेड्स। स्नेल जो होता है वो हर्मेफ्रोडाइट है। इन जनरल मोलस्कन जो हैं वो सारे यूनिसेक्सुअल होंगे, सेक्सेस सेपरेट होंगे विथ फ्यू एक्सेप्शन, और उसमें से जिसका डायग्राम बनाया वो एक्सेप्शनली हर्मेफ्रोडाइट है। तो इसमें क्या है कि ओवरी और टेस्टिस की जगह एक सिंगल ऑर्गन है जिसे ओवोटेस्टिस कहते हैं, वहाँ से स्पर्म्स भी बनेंगे और वहीं से ओवा भी बनते हैं। तो गोनेड्स की जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ ओवोटेस्टिस। पर ध्यान रखना है बच्चों, ये सिर्फ एक्सेप्शनली स्नेल में ऐसा है, बाकी जितने भी मोलस्कन होंगे वो सारे यूनिसेक्सुअल होंगे। तो ये इसका गोनेड्स हैं, वो भी यहीं बाहर की तरफ आके खुल रहे हैं। तो वाई वी आर कॉलिंग दिस एज विसरल हम्प, बिकॉज ऑल विसरल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन दिस एरिया। अब देखिए बच्चों, ध्यान से समझेंगे। ये जो यहाँ ब्लू कलर की लाइनिंग ये आपको दिखाई दे रही है, ये जो ब्लू कलर, अब मैं इसको ब्लैक कलर से बना रहा हूँ लेकिन मैं ये ब्लैक कलर हटा देता हूँ। ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये इनकी बॉडी वॉल है, ये बेसिकली इसकी स्किन है। करेक्ट। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इनके इस विसरल हम्प के ऊपर स्किन की एक कवरिंग है। ये देखिए आप, स्किन की एक फोल्ड है,
जो पूरी बॉडी को इस तरह से कवर कर रहा है। ये देखिए, गॉट इट। और ये जो हमारे पास स्किन का फोल्ड अब अभी जो मैंने बनाया है, ये वाला स्किन का जो फोल्ड हमने बनाया है, ये इसको हम मेंटल कहेंगे। तो आपको पता चल गया। देखिए अब इस डायग्राम को ध्यान से, तो आपको समझ में आ गया व्हाट इज़ मेंटल। तो दैट पार्ट इज, दिस पार्ट इज मेंटल, या इसे हम पेलियम कहते हैं। और जो शेल होगा, जैसा कि हमने बताया है कि इनकी बॉडी में बाहर की तरफ एक कैल्शियम कार्बोनेट का शेल होता है, वो शेल अब सबसे बाहर की तरफ होगा। तो ये यहाँ हम अब उस शेल को बना रहे हैं। ये इनका शेल हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? तो सबसे बाहर की तरफ शेल हो जाएगा, शेल के बाद मेंटल हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ लेबल कर रहा हूँ बच्चों, ये इनका शेल हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है। थोड़ा इसको जूम करें और देखिए, तो ये इनकी जो है मेंटल हो जाएगी। और ये जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये इनका विसरल हम्प है। तो ये पूरा का पूरा विसरल हम्प। समझ में आया? ओके। अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ये आपको एक गैप दिखाई दे रहा है, ये एक गैप दिखाई दे रहा है, करेक्ट। इधर भी दिखाई दे रहा है और इधर भी ये आपको एक गैप दिखाई दे रहा है। ये गैप किसके बीच है बच्चों? तो ऑब्वियसली ये जो गैप है, ये मेंटल और विसरल हम्प के बीच में है। इस गैप को हम, ध्यान रखना है आपको, इस गैप को हम मेंटल कैविटी कहते हैं। इस गैप को हम मेंटल कैविटी, या चाहे तो हम इसको पेलियल कैविटी भी कह सकते हैं, क्योंकि मेंटल को हम पेलियम कहते हैं, तो इस कैविटी को हम मेंटल कैविटी भी कहते हैं। बच्चों, इनके जो गिल्स होंगे वो इसी एरिया में प्रेजेंट होंगे। तो मैं यहाँ पे इनके ये गिल्स बना रहा हूँ, यहाँ पे ये इसके गिल्स बना रहा हूँ। और इनके जो गिल्स होते हैं बच्चों, वो फेदर लाइक होते हैं, एंड दैट्स वाई वी कॉल देम फेदर लाइक। और कॉम्ब भी होता है ना बेटा, कंगा, उसके जैसे भी होते हैं। तो दैट इज़ वाई वी कॉल देम टीनिडिया। द गिल्स आर ऑल्सो नोन एज टीनिडिया, है ना। तो यहाँ ये हम डायग्राम बना देते हैं और उसके बाद इसकी लेबलिंग कर देते हैं। दीज आर देयर गिल्स। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि गिल्स की लोकेशन क्या है, तो आप बता देंगे कि जो गिल्स हैं वो उनके मेंटल कैविटी में प्रेजेंट है। गिल्स को और क्या कहते हैं? गिल्स को हम टीनिडिया भी कहते हैं। इनकी अपीयरेंस कैसी होती है? तो इनकी जो अपीयरेंस है वो फेदर लाइक है, ये आपको याद रखना है। अब नॉर्मली हम जानते हैं कि गिल्स के क्या फंक्शन होते हैं। गिल्स का फंक्शन होता है रेस्पिरेशन। इसके अलावा आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि मोलस्का में जो गिल्स होते हैं, दे असिस्ट इन एक्सक्रीशन, दे असिस्ट इन एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन के लिए हमने अंदर ऑलरेडी देख लिया कि उनके पास किडनीज होती है, यानी कि मेटानेफ्रिडिया होते हैं, यानी कि ऑर्गन ऑफ बोजेनस, या उन्हें केबर्स ऑर्गन भी कहते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर गिल्स, यानी कि जो टीनिडिया है फेदर लाइक, दे मेन फंक्शन उनका नो डाउट रेस्पिरेशन है, बट दे ऑल्सो असिस्ट इन एक्सक्रीशन। समझ में आया आपको? तो ये हमें ध्यान रखना है। इसमें ये जो एरिया दिखाई दे रहा है, देखो ये मैं यहाँ एक एरो बना रहा हूँ, फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ मैं। ये यहाँ से एक एरो बनाया मैंने, यहाँ से पानी एंटर करेगा, क्योंकि ये स्नेल है तो ये पानी में भी रहते हैं, ज़मीन पे भी रहता है। जो पर्टिकुलरली ये मान लीजिए मैंने पाइला बनाया है, तो ये पानी में भी रहेगा और ज़मीन में भी रहेगा। तो जब ये पानी में रहेगा तो रेस्पिरेशन इसमें गिल्स की हेल्प से होगा। और बाकी जो दूसरे मोलस्कन में, उन मोलस्कन है जो सिर्फ पानी में रहते हैं,
तो उनमें तो सिर्फ गिल्स ही प्रेजेंट रहेंगे। तो यहाँ से पानी अंदर एंटर करेगा और जब ये पानी इन गिल्स के ऊपर से होकर फ्लो करेगा तो उस समय ये जो गिल्स हैं ये पानी में से ऑक्सीजन ले लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर देंगे और थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजिनस वेस्ट यानी कि जो अमोनिया है वो भी रिलीज़ करेंगे। और ये पानी जो होगा ये फिर इस पीछे वाले हिस्से में इधर से होते हुए, यहाँ से होते हुए इधर से ये पानी वापस बाहर निकल जाएगा। मोलस्कन्स में जो शेल होता है उसके ठीक नीचे मेंटल होती है और मेंटल और जो विसरल हम्प है उनके बीच में एक कैविटी होती है। उस कैविटी को हम मेंटल कैविटी कहते हैं। उस मेंटल कैविटी में क्या चीज़ फ्लो करती है तो आपको क्लियर हो गया होगा, इस मेंटल कैविटी में वाटर फ्लो करता है। और वाटर की एंट्री के लिए यहाँ पे ये जो आपको ओपनिंग दिखाई दे रही है, ये देखो एक ओपनिंग मैंने ये बनाई है। इस ओपनिंग को हम इनकरेंट साइफन कहेंगे, इनकरेंट साइफन कहेंगे। और जहाँ से ये पानी वापस बाहर निकल रहा है यहाँ पे भी देखो ये एक ओपनिंग बना देता हूँ मैं। तो जिस जगह से ये पानी बाहर निकल रहा है उसे हम एक्सकरेंट साइफन कहेंगे, है ना। ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बनता है। ओपनिंग को हम एपर्चर कहेंगे, जो प्रॉपर ओपनिंग होगी उसे तो हम इनकरेंट एपर्चर या एक्सकरेंट एपर्चर कहेंगे। और वहाँ जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है उसको हम इनकरेंट साइफन या एक्सकरेंट साइफन कहेंगे। जहाँ से पानी अंदर घुसेगा उसको इनकरेंट, जहाँ से बाहर जाएगा वहाँ से एक्स करंट। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ बता देता हूँ आपको कि ये जो एरिया है इस जगह में देखो ये रेड कलर का एक स्ट्रक्चर बनाया है। इस रेड कलर के स्ट्रक्चर को हम यहाँ लेबलिंग कर देता हूँ मैं, आपको ध्यान रखना है। इसको हम ऑस्फ्रेडियम कहते हैं, ऑस्फ्रेडियम। और बच्चों ये ऑस्फ्रेडियम जो है वो बेसिकली कीमो रिसेप्टर है, कीमो रिसेप्टर है। तो जो पानी मेंटल कैविटी में जाएगा उस पानी की क्वालिटी को चेक करते हैं ऑस्प्रेडियम, है ना। और इसी ऑस्प्रेडियम की हेल्प से ये बेसिकली स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्मेल मैंने आपको पहले भी समझाया कि स्मेल और टेस्ट आर फंडामेंटली कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये ऑस्प्रेडियम भी कीमो रिसेप्टर है। अगर एग्ज़ाम में कीमो रिसेप्टर नहीं लिख के वहाँ स्मेल के लिए पूछा है कि कौन सा स्ट्रक्चर्स होगा तो स्मेल के लिए भी यही इनके पास ऑस्प्रेडियम ही होगा। समझ में आया बच्चों? आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। यहाँ हम इसका थोड़ा ये जो हेड वाला पार्ट है उस पर नज़र डाल दें तो यहाँ हमें कुछ इसमें टेंटेकल्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो सिंपली एक टेंटेकल हो जाएगा। दिस वन इज टेंटेकल। कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं इनको, वापस शॉर्ट भी कर सकते हैं। और ये इनकी आइज़ है ना। इनमें अब आइज़ जो है कंपाउंड आइज़ नहीं होगी, सिंपल आइज़ है। और आइज़ जो होती है वो एक स्टॉक पे लगी रहती है। स्टॉक मतलब एक इस तरह से स्टिक जैसे स्ट्रक्चर पे आइज़ लगी रहती है। तो इस स्टॉक को हम ओमेटोफोर कहेंगे, इसे हम ओमेटोफोर कहेंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, दिस इज़ कॉल्ड ओमेटोफोर। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आर्थ्रोपोडा में हमने जब डिस्कशन किया कंपाउंड आई का तो वहाँ जो सिंगल आई थी उसे ओमेटिडिया कहा था हमने। और यहाँ आँख के लिए जो स्टॉक है, जो स्टिक लाइक स्ट्रक्चर है, जिसकी टिप पे, जिसकी टॉप पे सिंपल आई प्रेजेंट है, तो उसे हम ओमेटोफोर कहते हैं। करेक्ट। दीज आर सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो मैं आपको एक एक करके इनकी बॉडी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब जब हम यहाँ आ गए हैं तो हम थोड़ा सा इनके माउथ के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो देखिए यहाँ ये आपको इसका माउथ तो दिखाई दे रहा है। अंदर की तरफ यहाँ देखें, यहाँ ये जो माउथ के ठीक ऊपर की तरफ का जो पोर्शन है यहाँ खूब सारे मसल्स होते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वगैरह भी होती है। ये एक टिश्यू का मास है, वहाँ टिश्यू का बना हुआ। तो कुछ इसे हम सिंपली बक्कल मास कहेंगे, कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, कोई ख़ास बात भी नहीं है, जस्ट मैं आपको बता देता हूँ। बक्कल मास कहते हैं, टिश्यू का बना हुआ ये। आपसे इस बक्कल मास से पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्वेश्चन जो पूछेगा वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बच्चों इस बक्कल मास के ठीक नीचे यहाँ पे ये इस जगह पर काइटिन का बना हुआ एक स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये देखो, ये जो मैंने बनाया, ये क्वेश्चन आपके आएगा और बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम
रेडुला कहते हैं बच्चों, रेडुला। इट इज़ ए फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, इट इज़ ए फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि ये फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, इसका क्या मतलब हुआ, ये रेडुला का क्या फंक्शन है। बच्चों आपने नेल कटर से अपने नेल्स ज़रूर काटे होंगे, तो जब हम नेल कटर से हमारे नेल काटते हैं तो उसके बाद उस नेल कटर में पीछे एक फ्लैट स्ट्रक्चर और आता है, जिस ग्राइंडर जैसी उसकी रफ सरफेस होती है, और उसको बेसिकली फाइल कहते हैं। हम उसको बाहर निकालते हैं और नेल्स को काटने के बाद घिस घिस के हम अपने नेल्स को एक प्रॉपर शेप देते हैं। करेक्ट बच्चों। तो वो जो स्ट्रक्चर है जिससे आप आपके नेल्स को घिसते हो और उसको उसको शेप देते हो, वो फाइल कहलाया जाता है। और आपको पता है कि उसकी फाइल की जो सरफेस होती है वो रफ होती है। सिमिलरली ये भी उसी तरह का एक स्ट्रक्चर है, फाइल लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे रेडुला कहते हैं। इसके ऊपर काइटिन के बने हुए टीथ, छोटे छोटे टीथ पाए जाते हैं, डेंटिकल्स, ये जो मैंने बनाए यहाँ पर, ये देखिए ये बना रखे हैं मैंने। तो ये जो पाइला है या कोई भी दूसरा जो स्नेल है वो क्या करेगा, अपना फूड जब मुंह में लेगा तो फूड यहाँ पहुँचेगा उसका, इस जगह पर, और जब फूड यहाँ पहुँचता है तो इस फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन को वो आगे पीछे मूव करेगा, यूँ इस तरह से इधर और फिर इधर ले जाएगा, थोड़ा इसमें मूवमेंट पॉसिबल होता है। तो जब वो इस रेडुला को मूव करेगा तो जो फूड पार्टिकल है उसका रेस्पिंग हो जाएगा, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में घिस जाएगा और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास ऐसे कोई जॉज वगैरह या दांत वगैरह कुछ नहीं होते हैं। इन प्लेस ऑफ जॉज और टीथ दे हैव रेडुला। तो एग्जाम में रेडुला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना है। व्हाट इज़ रेडुला, ऐसे पूछते हैं कि कौन से फाइलम में मिलता है ये स्ट्रक्चर, तो इट इज़ ए कैरेक्टर ऑफ मोलस्का। मोलस्का में उनके जो माउथ में जो बक्कल कैविटी होती है, जो बक्कल मांस होता है, उसके ठीक नीचे एक फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है जिसे हम रेड्यूला कहते हैं। तो बच्चों ये हमने जो है यहाँ पर इसका जनरल कुछ कैरेक्टर्स देखें कि एक मोलस्कन की जो बॉडी होती है वो किस तरह की दिखाई देती है, ताकि आपको थोड़ा सा इसमें आइडिया हो जाए। यहाँ नीचे की तरफ ये जो पूरा पोर्शन है, ये पूरा इनका बच्चों इतना इतना जो पार्ट है, ये सारा का सारा इनका फुट हो जाएगा। यहाँ से यहाँ समझ लीजिए, दिस एंटायर पार्ट इज़ देयर फुट, जिनकी हेल्प से ये चलते हैं, धीरे धीरे मूव करते हैं, बहुत स्लो मूवमेंट होता है उनमें इस तरह से। तो ये पूरा का पूरा इनका फुट हो गया। तो मैंने आपको बता ही दिया कि बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, हेड हो जाएगा, विसरल हम्प हो जाएगा और इनका मस्कुलर फुट हो जाएगा। तो अब हम बच्चों एक एक करके इनके सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि फिर हम आगे बढ़ेंगे, इनके सारे फीचर्स को हम डिस्कस करेंगे। आपने बच्चों ऑयस्टर्स के बारे में ज़रूर सुना होगा, ऑयस्टर्स, है ना। इनको हम, जो हिंदी हमारी लैंग्वेज है उसमें हम इनको सीप बोलते हैं, और ऑयस्टर्स से मिलते जुलते कुछ क्लैम्स होते हैं, वो भी ऑयस्टर्स जैसे दिखते हैं, और एक हम इन्हें मज़ल्स भी होते हैं। मैं आपको एक मेरे पास डायग्राम है तो प्रोबेबली मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए आप, ये जो डायग्राम अब हमको यहाँ दिखाई दे रहा है, देखिए आप इसको, दीज आर बेसिकली ऑयस्टर्स, है ना। तो ये सब मोलस्का के ही मेंबर हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा, चलो ये आपने क्योंकि देख लिया है तो हम इसको थोड़ा साइड में रख देते हैं, हमें अभी इसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है डायग्राम की, तो मैं साइड में रख लेता हूँ इसको। और अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बच्चों कि जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि मोलस्का में एक क्लास है गैस्ट्रोपोडा, उसी तरह से मोलस्का में एक क्लास और है जिसे हम क्लास बाइवॉल्विया कहते हैं। बाइवॉल्विया, ये जितने भी ऑयस्टर्स हैं, जितने भी क्लैम्स हैं, मज़ल्स हैं, ये सब इसी तरह के होते हैं, और ये सब क्लास बाइवॉल्विया में आते हैं। बाई मतलब 2, और 2 वॉल्व्स होते हैं। इनका जो शेल होता है, जैसा कि आपको यहाँ ये दिखाई दे रहा होगा कि इनका ये जो शेल है, इसमें ये 2 वॉल्व हैं, एक इस तरफ ये है और दूसरा इस तरफ से, ये 2 वॉल्व्स हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, एक ये वॉल्व है यहाँ पे
और दूसरा ये वॉल्व है, एंड दैट इज़ वाई दीज आर इंक्लूडेड इन बाइवोल्विया। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आप एज्यूम करना बच्चों, मैं क्या कर रहा हूँ कि ये वाला जो हमारे पास है ऑयस्टर है, इसको यहाँ से इस तरह से सेक्शन काटूंगा मैं, और जो व्यू होगा वो इधर से होगा। समझ में आया आपको? तो आप देखिए मैं इसको कैसे बनाता हूँ, ध्यान दीजिएगा आप। इनमें सबसे बाहर की तरफ तो शेल हो जाएगा, तो ये देखिए इनका एक शेल इधर से हो गया और दूसरा ये इधर से, तो ये तो हो गया बच्चों इनका शेल। आफ्टर दैट शेल अंदर की तरफ इनकी बॉडी होगी। तो सपोज़ ये इनका पूरा, इसको मुझे अब थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, ये इनका पूरा इनकी बॉडी हो जाएगी। ये इनका विसरल हम्प है बच्चों, तो ये और इस विसरल हम्प के नीचे यहाँ पे इनका फुट होता है, तो ये इनका फुट हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? उसके बाद ये इनकी मेंटल हो जाएगी इस तरह से, ये इनकी पूरी मेंटल हो जाएगी। अच्छा, इस पार्ट को मुझे इसको वो कर देते हैं हम, पूरा सॉलिड कर देते हैं ये पार्ट, क्योंकि ये पार्ट सॉलिड ही रहेगा, इसी में इनके सारे ऑर्गन्स होंगे। अब कर लेते हैं, ये देखिए यहाँ इनमें इनका ये विसरल हम्प है बच्चों, तो ये पूरा विसरल हम्प हो जाएगा, जहाँ इनकी एलिमेंट्री कैनाल एवरीथिंग। इसमें माउथ वगैरह आपको यहाँ नहीं दिखाई देगा बच्चों, क्योंकि माउथ तो हमने बीच में से काटा है ना इसको, तो माउथ आएगा नहीं। फिर भी मैं एक बार यहाँ लेबल कर रहा हूँ, ये इनका विसरल हम्प है। विसरल हम्प हो जाएगा, ये सबसे बाहर की तरफ इनका शेल हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए आप ध्यान से, ये इनकी पेलियम हो जाएगी, या जिसे हम मेंटल कहते हैं बच्चों। और ये जो इनकी कैविटी है, हमेशा से मैं बता रहा हूँ, इस कैविटी को हम मेंटल कैविटी कहेंगे। नीचे की तरफ इनका ये फुट हो जाएगा। और जैसा कि हमने पहले भी बात की है कि जो मेंटल होती है, यहीं पर इनके ये इस तरह के गिल्स जो होंगे वो यहीं पर होंगे, और ये देखिए इनके गिल्स हो गए, दोनों तरफ होंगे गिल्स। आगे से पानी एंटर करेगा और यहाँ से फ्लो करता हुआ गिल्स के ऊपर से ये पानी पीछे की ओर चला जाएगा। ओके, दैट्स इट। अब आप ये देखिए बच्चों, इनका जो शेल होता है थोड़ा सा, क्योंकि वो कैल्शियम कार्बोनेट का है और वो थोड़ा थिक भी है, तो हम शेल को थोड़ा और थिक करेंगे यहाँ। ये देखिए मैं शेल को थोड़ा और थिक करना चाह रहा हूँ, ये देखिए, तो ये इनका शेल हो गया। और देर इज़ अ वेरी लिटिल गैप बिटवीन द शेल एंड मेंटल, देर इज़ ए वेरी लिटिल गैप, है ही नहीं ज़्यादा कोई गैप, सिग्निफिकेंट गैप नहीं है यहाँ। तो आप ये देखिए कि इस गैप की बात कर रहा हूँ मैं, तो कोई ज़्यादा गैप यहाँ है नहीं। और हमें अब ये ध्यान रखना है कि ये जो इनका शेल होता है, इट इज़ बेसिकली सिक्रेटेड बाय मेंटल ओनली। आप सोच लीजिए, कोई और पॉसिबिलिटी भी नहीं है। शेल किसके साथ अटैच्ड है? तो शेल मेंटल से अटैच्ड है, तो शेल इज सिक्रेटेड बाय सेल्स ऑफ मेंटल। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करने जा रहे हैं कि इतना इतना एक जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन मैंने लिया है, इसको ड्रॉ करेंगे यहाँ नीचे की तरफ। तो देखिए सबसे पहले बाहर की तरफ मैं ये शेल बना देता हूँ, ये देखिए ये हमारे पास बाहर की तरफ शेल हो जाएगा। और उसके बाद देखिए शेल के नीचे क्या है, तो ब्लू कलर की हम ऐसा करते हैं कि वहाँ पर मेंटल बना देते हैं। ये देखिए हमारे पास ब्लू कलर की मेंटल है, तो ये मेंटल की कुछ सेल्स हैं, ये मेंटल हो जाएगी। और ये सेल्स है वहाँ के,
ये जो पूरा पोर्शन है हमारे पास, इसको हम शेल कहते हैं। और देख लीजिए आप कि शेल जो है ज़्यादा कोई गैप नहीं है, थोड़ा सा इसको मैं गैप को और कम कर रहा हूँ ना। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आप ध्यान से समझेंगे, बड़ी एक मज़ेदार चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी यहाँ पर, है ना। थोड़ा सा अभी आप सब्र रखें। और अब देखिए कि ये जो हमारा इनका शेल है बच्चों, इस शेल को हम 3 लेयर्स में डिवाइड करते हैं। 3 लेयर्स होती है वहाँ पर शेल में। हाँ, इसको मैं थोड़ी थिन कर देता हूँ। ये सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसको हम पेरी ऑस्ट्रेकम कहते हैं। बीच वाली जो लेयर है उसको हम ऑस्ट्रेकम कहते हैं। आपको ये नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बता रहा हूँ मैं आपको। और जो सबसे अंदर वाली जो लेयर है इसे हम ऑस्ट्रेकम कहते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखें, ये जो तीनों लेयर्स है, पेरीऑस्ट्रेकम, ऑस्ट्रेकम और ऑस्ट्रेकम, सॉरी हाइपोऑस्ट्रेकम, सबसे जो अंदर वाली लेयर है इसका नाम हमने वापस ऑस्ट्रेकम लिख दिया। दिस इज हाइपोऑस्ट्रेकम, हाइपोऑस्ट्रेकम। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो तीनों लेयर्स हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट एंड एक प्रोटीन भी होती है इसमें, जिसे हम कॉन्चियोलिन प्रोटीन कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि शेल किसका बना हुआ है, एक आंसर तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट रह गई। मोर स्पेसिफिक आंसर जो होगा वो होगा कि इट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड कॉन्चियोलिन प्रोटीन। गुड। अब बच्चों ये जो सबसे अंदर वाली लेयर है हाइपोऑस्ट्रेकम, इसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स होते हैं उनका अरेंजमेंट बड़ा ही यूनिक होता है। और उस यूनिक अरेंजमेंट के कारण अगर उन कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल पे थोड़ी सी भी लाइट डालें तो उसमें से लाइट इस तरह से रिफ्लेक्ट होती है और हमें एक चमक सी दिखाई देती है, ग्लेज जो है वो उस लेयर में दिखाई देगी। तो ये हमारे लिए एक बड़ी इम्पोर्टेंट लेयर है। मैं आपको दिखाता हूँ, इसका एक फ़ोटोग्राफ दिखाता हूँ। ये देखिए बच्चों, आप देखो कि ये जो शेल है हमारे पास, मैंने यहाँ एक ये शेल रखा हुआ है, बायोवोल्विया में से किसी का एक मेंबर है ये। और आप तो यहाँ नज़र डालिए कि ये जो पूरा पोर्शन है ये सबसे इनर मोस्ट लेयर है शेल की। और देखो ये लेयर कैसी चमक रही है। तो इस लेयर को हम बच्चों नेक्रियस हाइपोऑस्ट्रेकम तो हमने नाम दिया, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि इसको हाइपोऑस्ट्रेकम के अलावा इसे हम नेकर भी कहते हैं, NaCre नेकर, या हम इसे नेक्रियस लेयर भी कहते हैं। करेक्ट बच्चों। अब होता क्या है मैं आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए ये बाहर की तरफ शेल है, ठीक है, ये शेल हो गया। और इस शेल के ठीक नीचे ये मेंटल है। अब मान लीजिए ये जो गैप है यहाँ, वैसे मैंने आपको बताया कि बड़ा ही नैरो गैप होता है ये, पर अगर किसी वजह से इस गैप में कोई डस्ट पार्टिकल आ जाए, कोई डस्ट या सैंड पार्टिकल, बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई सैंड पार्टिकल आ जाएगा तो ये जो सैंड पार्टिकल है इसकी वजह से जो मेंटल है वो इरिटेट होगी, है ना। ये शार्प पार्टिकल्स होंगे, किसी भी तरह के पार्टिकल्स होंगे तो वो चुभेंगे वहाँ पर और एनिमल को इरिटेशन फील होगा। तो ये एनिमल क्या करेगा बच्चों कि ये जो मेंटल, ये जो डस्ट पार्टिकल आया है, मान लीजिए ये पार्टिकल है कोई भी सैंड पार्टिकल, तो जो मेंटल है वो जो सेल्स है मेंटल की, वहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट और कॉन्जियोलिन की कुछ लेयर्स रिलीज़ होनी शुरू होगी इसके चारों ओर। इस तरह से वो ये लेयर्स बनाना शुरू करेंगे इस तरह से। कौन बना रहा है ये बना रहा है बच्चों, मेंटल बना रही है ना। मेंटल की जो सेल्स है दे आर सिक्रीटिंग कॉन्सेंट्रिक लेयर्स अराउंड दैट पार्टिकल। और ये क्या बन गया, ये किस चीज़ का मटेरियल है, ये वही है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट और कॉन्जियोलिन प्रोटीन से बना हुआ। और जिस तरह से शेल की जो सबसे अंदर वाली लेयर थी नेक्रियस लेयर, वहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल का जो अरेंजमेंट रहेगा वही अरेंजमेंट यहाँ पर भी रहेगा। एंड दिस विल टेक द फॉर्म ऑफ ए पर्ल। तो आगे जाकर ये
पर्ल बनेगा, है ना। 1 साल 2 साल 3 4 लगातार एक बार ये प्रोसेस जब शुरू होगा तो उस सैंड पार्टिकल के चारों ओर कंटिन्यूसली इस तरह से लेयर पर लेयर बनाते रहेगा वो एनिमल, और अल्टीमेटली इट विल टेक द फॉर्म ऑफ ए पर्ल। तो पर्ल बनने के लिए ये ज़रूरी है, सबसे पहले तो आप ये चीज़ क्लियर करें, पर्ल बनाएंगे कौन? सारे मोलस्क नहीं बनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो बाइवोल्विया के मेंबर्स होते हैं जिनमें ये ऑयस्टर्स आते हैं वही पर्ल बनाते हैं। और पर्ल बनाने का प्रोसेस भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो स्पेस है, जो मैं आपको ये देखो यहाँ बता रहा हूँ, द स्पेस बिटवीन, नॉर्मली इस स्पेस में कुछ होता नहीं है, बट द स्पेस बिटवीन पेलियम एंड शेल, उस स्पेस में अगर कोई सैंड पार्टिकल्स आ जाए, कैसे आएगा कि या तो मेंटल में कट लग जाए या शेल कहीं से छोटा सा डैमेज हो जाए और वहाँ से बाहर से इसमें डस्ट सैंड पार्टिकल अंदर आ जाए, तो आफ्टर दैट एंट्री ऑफ पार्टिकल द पेलियम विल स्टार्ट सिक्रेटिंग नेक्रियस लेयर्स, है ना, अराउंड दैट सैंड पार्टिकल, एंड अल्टीमेटली इट विल टेक द फॉर्म ऑफ ए पर्ल। लंबे समय के बाद ये एक मोती बन जाएगा इस तरह से। एंड सारे सारे जितने भी बायोल्विया के मेंबर्स हैं वो भी नहीं बनाते, कुछ ही स्पीशीज़ बनाते हैं। देखो यहाँ पे एक पर्ल बना हुआ भी दिखाई दे रहा है। आई हैव अनदर इमेजेस, मैं आपको और दिखाता हूँ कि किस तरह से इनमें ये पर्ल बनते हैं। ये देखिए हमारे पास एक और जो है, हमने इस पर्ल को ओपन किया, और ओपन किया तो देखो अब इसमें इतने सारे जो हैं पर्ल्स ये दिखाई दे रहे हैं। अब इतने सारे पर्ल्स क्यों बने हैं? ये इतने सारे पर्ल इसलिए बने कि इसमें खूब सारे सैंड पार्टिकल एंटर कर गए, तो उस वजह से इसने खूब सारे पर्ल बना लिया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि पर्ल कौन बनाते हैं और किस तरह से पर्ल बनाया जाता है। अभी क्या है बच्चों कि नेचुरली पर्ल हमको बड़ी मुश्किल से मिलेंगे, क्योंकि समुद्र में अगर कोई ऑयस्टर है, उसकी मेंटल के वहाँ जाके कोई सैंड पार्टिकल गया और डैमेज हुआ, पार्टिकल अंदर एंटर करेगा, उसके बाद ही तो वो पर्ल बनाएगा। अगर किसी ऑयस्टर के लाइफ टाइम में कभी कोई सैंड पार्टिकल उसमें गया ही नहीं, कभी डैमेज ही नहीं हुआ, तो वो पर्ल बनाएगा भी नहीं। और यही कारण है कि नेचुरली हमें पर्ल आसानी से मिलते नहीं हैं। तो व्हाट वी हैव स्टार्टेड डूइंग कि हमारे पास बड़े बड़े ऐसे एक पूरी पर्ल इंडस्ट्री हमने तैयार कर ली है। जहाँ बीचेस होते हैं वहाँ हम क्या करते हैं कि समुद्र के पानी में इन ऑयस्टर्स को ग्रो करते हैं, कल्चर करते हैं, और डेलिबरेटली हम इनमें कट लगा के सैंड पार्टिकल्स अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर उनको कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं ताकि कुछ सालों में वो वहाँ से पर्ल हमको मिल सके। तो हम इस तरह से पर्ल बिल्कुल वो नेचुरल होगा, आर्टिफिशियल पर्ल नहीं माना जाएगा, क्योंकि बनाने का काम कौन कर रहा है? एनिमल ही कर रहा है। कंपोजिशन भी सेम होगा, सब कुछ सेम होगा। ओनली थिंग कि जो नेचुरली पर्ल नेचर में जो बनेगा वो सैंड पार्टिकल बाई चांस अंदर एंटर करेगा, और यहाँ हम सैंड पार्टिकल्स को डेलिबरेटली उसकी बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि वो पर्ल बनाना शुरू कर दे। तो बच्चों हमने यहाँ ये सीखा मोलस्का में कि ये पर्ल कैसे बनाते हैं। ध्यान रखें आप कि सभी मोलस्कन नहीं बनाएंगे, सिर्फ क्लास बाइवोल्विया के जो मेंबर्स हैं उनसे ही पर्ल बनेगा। चलिए अब आगे चलते हैं हम, और एक एक करके इनके सारे सिस्टम्स हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला सिस्टम जो हम लेंगे वो लेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। और ध्यान रखें डाइजेस्ट सिस्टम इनका कंप्लीट है, एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि इनमें माउथ भी प्रेजेंट है, एनस भी प्रेजेंट है, दे हैव गॉट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, और इनमें जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है उसे हम हिपेटोपेंक्रियाज कहते हैं, क्योंकि वो लीवर का भी काम करती है और पेंक्रियाज का भी काम करती है। दैट इज़ वाई वी कॉल इट हिपेटोपेंक्रियाज। लीवर का क्या काम है? वहाँ पे फूड का स्टोरेज होता है, ग्लाइकोजन का स्टोरेज होता है। दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग वर्ड हिपेटो। और पेंक्रियाज का क्या फंक्शन हो जाएगा? उनसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रीशन भी होता है। दूसरा, इनके डाइजेस्ट सिस्टम में एक पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है, मैंने बता दिया है आपको, दे हैव गॉट ए रेड्यूला। व्हाट इज़ रेड्यूला? तो ये लाइन याद रखनी, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, इसे हम रेडुला कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में बच्चों और कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से पूछा नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हम दूसरा सिस्टम लेते हैं इनका, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि एक तो इनमें गिल्स प्रेजेंट हैं,
इसके अलावा ये आपको ध्यान रखना है, गिल्स कैसे होते हैं पहले क्लियर कर चुका हूँ। गिल्स आर फेदर लाइक, पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा ये भी याद रखना है आपको कि गिल्स ऑल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन। ठीक है बच्चों। देन कम टू द, अब जो लैंड स्नेल्स होते हैं जो ज़मीन पर रहते हैं, उनमें आपको ध्यान रखना है, जो टेरेस्ट्रियल हैं, है ना बेटा, दे हैव गोट ए पल्मोनरी सैक इन देयर पेलियम। उनकी पेलियम में एक बड़ा सा ओपन चैम्बर होता है ना, तो उस चैम्बर को हम, पेलियम में होता है मेंटल में, उस चैम्बर को हम पल्मोनरी सैक कहते हैं, और वो बाहर की तरफ खुलता है ओपन, तो बाहर से हवा उसमें जाएगी और पेलियम उस पल्मोनरी सैक में एयर जाएगी, जहाँ गैसियस एक्सचेंज हो जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो लैंड स्नेल है वो जब, जैसे पाइला है, पाइला पाइला पानी में भी रहता है और ज़मीन पे भी रहता है। पाइला जब पानी में रहेगा तो गिल्स से रेस्पिरेशन करेगा, और जब वो ज़मीन पर आ जाएगा तो वो पल्मोनरी सेक से रेस्पिरेशन करेगा। ओके बच्चों, तो ये आपको एक पल्मोनरी सेक भी याद रखना है। पर्टिकुलरली किन में है ये प्रेजेंट है, जो लैंड वाले होंगे, ज़मीन पे जो रहेंगे, उनमें ये प्रेजेंट है। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, तीसरा सिस्टम लेते हैं इनमें। कम टू द एक्सक्रीटरी सिस्टम। बता ही दिया मैंने अभी आपको। एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए दे हैव गॉट मेटानेफ्रिडिया, जिनसे वो एक्सक्रीशन करेंगे, मेटानेफ्रिडिया। और मेटानेफ्रिडिया को मैंने दो नाम और दिए हैं, हाँ, हम उन्हें किडनीज़ भी कहते हैं। वैसे किडनीज़ कहना गलत होता है, लेकिन कह देते हैं, किडनी वर्टिब्रेट्स में ही होती है। करेक्ट टर्म उनके लिए मेटानेफ्रिडिया, बट वी ऑल्सो कॉल देम ऑर्गन ऑफ बोजेनस, ऑर्गन ऑफ बोजेनस, या हम उन्हें केबर्स ऑर्गन भी कहते हैं। एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या होगा, क्या चीज़ एक्सक्रीट करेंगे, हमेशा ध्यान रखना। जो पानी में रहेंगे, जो एक्वेटिक होंगे, वो अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं, अमोनिया। और जो टेरेस्ट्रियल होंगे, ये ध्यान रखना है आपको, लैंड इंसेक्ट्स और लैंड स्नेल्स दोनों में जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होगा वो यूरिक एसिड होगा। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है बच्चों, ये इनका नाइट्रोजिनस वेस्ट। आर्थ्रोपोडा में भी समझाया था, जो पानी में रहेंगे वो अमोनिया का एक्सक्रीशन करेंगे, जो ज़मीन पर रहेंगे वो यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करेंगे। आगे बढ़ते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद ले लेते हैं हम, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बाद ले लेते हैं हम इनका, यहाँ ले लेते हैं फोर्थ पॉइंट, ब्लड वस्क्यूलर सिस्टम। ब्लड वस्कुलर सिस्टम बच्चों याद रखना है, दे हैव गॉट ओपन टाइप ऑफ ब्लड वस्कुलर सिस्टम जस्ट लाइक आर्थ्रोपोडा, ओपन टाइप ऑफ ब्लड वस्कुलर सिस्टम। ठीक बच्चों, करेक्ट। इसके अलावा इसमें ध्यान रखना है आपको कि जो एक क्लास आएगी इसमें, सिफेलोपोडा, उसमें क्लोज्ड ब्लड वस्कुलर सिस्टम है, क्लोज्ड ब्लड वस्कुलर, ये एक्सेप्शन हो जाएगा। दो एक्सेप्शन आ चुके हैं अब तक। एनिलिडा में क्लोज्ड ब्लड वस्कुलर सिस्टम है, पर एनिलिडा में एक्सेप्शन था लीचेज का, लीचेज में ओपन ब्लड वस्कुलर सिस्टम था। इसका ऑपोजिट मोलस्का में बात करें, मोलस्का में ओपन ब्लड वस्कुलर सिस्टम है, लेकिन मोलस्का में एक क्लास है सिफेलोपोडा, जिसमें ऑक्टोपस वगैरह आएंगे, ऑक्टोपस, सेपिया, लोलिको, ये सब आएंगे, उनमें क्लोज्ड ब्लड वस्कुलर सिस्टम है। ये एक्सेप्शन है, याद रखना है आपको, भूलना नहीं है। आर्थ्रोपोडा में किसी तरह का कोई एक्सेप्शन नहीं था, आर्थ्रोपोडा में सभी में ओपन ब्लड वस्कुलर सिस्टम था। एनिलिडा में क्लोज्ड ब्लड वस्कुलर सिस्टम है, लेकिन लीचेज में ओपन ब्लड वस्कुलर सिस्टम है, हीमोसिलोमिक सिस्टम था उनमें, याद करिए आप। यहाँ पर भी ऐसा ही रहेगा, ओपन टाइप ऑफ ब्लड वस्कुलर सिस्टम होगा, एक बड़ी सी कैविटी होगी, उस कैविटी को हम हीमोसील कहेंगे, और उसमें एक फ्लूइड भरा रहेगा, उस फ्लूइड को हम लिम्फ कहेंगे। फिर रेस्पिरेटरी पिगमेंट की बात करें, डू दे हैव एनी काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट? यस, दे हैव रेस्पिरेटरी पिगमेंट।
तो वो इनमें हीमोसाइनिन है, जिसमें बताया था मैंने आपको कॉपर। पहले कहाँ आया हीमोसाइनिन, एग्जाम्पल बताओ बच्चों। मैं आपको बता देता हूँ। पहले आर्थ्रोपोडा में, क्रस्टेशिया में मैंने आपको समझाया कि आर्थ्रोपोडा में जो क्रस्टेशियंस होते हैं उनमें, इन जनरल कॉकरोच में नहीं था, कॉकरोच में रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं था। मैंने आपको समझाया कि उनमें जो हीमोलिम्फ है वो गैसियस ट्रांसपोर्टेशन में कोई रोल प्ले नहीं करता। पर आर्थ्रोपोडा में जो क्रस्टेशियंस थे, प्रॉन वगैरह, उनमें बताया था कि कॉपर कंटेनिंग ब्लू रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। इसी तरह से मोलस्का में भी कॉपर कंटेनिंग ब्लू रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, हीमोसाइनिन। कलर कैसा है इसका? कलर इसका ब्लू हो जाएगा। सो दैट इज़ अबाउट ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। और एक्सेप्शन मैंने आपको बता ही दिया, सिफलोपोडा में क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम हो जाएगा। देन कम टू द लोकोमोशन। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, लोकोमोशन तो इनमें होता ही है। दे हैव गॉट ए मस्क्यूलर फुट, तो उससे इनमें लोकोमोशन हो जाएगा। इसके अलावा स्केलेटन तो बता ही दिया है मैंने आपको, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ इनमें एक शेल होता है। अब शेल में आपको कुछ मैं एक्सेप्शन बता देता हूँ कि जो हमारे पास कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनके पास शेल एब्सेंट है। जैसे जो सेपिया होता है उसमें तो इंटरनल शेल है, सेपिया हैज़ गॉट इंटरनल शेल, वही कैल्शियम कार्बोनेट का शेल होगा, लेकिन वो जो शेल है वो बॉडी के अंदर, बाहर नहीं होके वो शेल अंदर की ओर है। तो ये आपको याद रखना है, सेपिया में इंटरनल शेल है। और दूसरा जो ऑक्टोपस होते हैं, है ना, ये दो एक्सेप्शन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ऑक्टोपस में शेल एब्सेंट है, करेक्ट बच्चों। और भी कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जिनमें शेल एब्सेंट होता है। और यही कारण है बच्चों की, अगर हमें से पूछा जाए कि विच इज़ द मेन फीचर ऑफ मोलस्का, तो हमने फर्स्ट प्रेफरेंस पेलियम को, मेंटल को दी थी कि इनवेरिएबली विदाउट एनी एक्सेप्शन मेंटल सभी में होता है। शेल भी मोस्ट ऑफ द मेंबर्स में शेल है कैल्शियम कार्बोनेट का, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो शेल नहीं होकर, सॉरी, में पेलियम हो जाएगा, मेंटल हो जाएगा। चलें आगे हम बच्चों। इसके बाद हम बात करते हैं इनके सेंसरी सिस्टम की। तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, दे हैव गॉट सिंपल आइज ऑन ए स्टॉक, ऑन अ स्टॉक। उस स्टॉक को क्या कहते हैं बच्चों? उस स्टैक को हम ओमेटोफोर कहते हैं। अब मैं आपको यहाँ एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना आप। आपसे पूछा जाए कि इनवर्टिब्रेट में मोस्ट एडवांस्ड आइज किसकी होती है? इनवर्टिब्रेट्स में, वर्टिब्रेट में तो हमारी आंखों का कोई मुकाबला नहीं है, वर्टिब्रेट्स है वेरी वेल डेवलप्ड आइज। इनवर्टिब्रेट्स में आर्थ्रोपोडा में कंपाउंड आइज है, लेकिन वो कोई बहुत एडवांस टाइप की आइज नहीं है। इनवर्टिब्रेट में जो मोस्ट एडवांस्ड आइज होती है वो सिफेलोपोड्स में होती है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। हाँ, सिफेलोपोडा भी एक मैंने नाम लिया है, जिसमें ऑक्टोपस आएगा, ऑक्टोपस के अलावा सेपिया, लोलिगो, ये सारे आते हैं। तो याद रखें आप, मैं यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है कि अमंग द इनवर्टिब्रेट्स, अमंग द इनवर्टिब्रेट्स cephalopods have most developed eyes। ओके, सिफलोपोडा में कौन आते हैं? एग्जाम्पल सिफलोपोडा के, एक तो ऑक्टोपस, दूसरा सेपिया, तीसरा लोलिगो। ये आपको नाम याद रखने, पर्टिकुलरली ऑक्टोपस। ऑक्टोपस का तो आप कभी भी डायग्राम भी आपने देखा होगा, जब भी कभी हम ऑक्टोपस का डायग्राम बनाते हैं तो इस तरह से उसकी ये आर्म्स वगैरह बना देते हैं, 8 आर्म्स बनाते हैं हम उसमें, है ना। तो इस तरह से बनानी पड़ती है हमें, उसकी आर्म्स बनानी पड़ती है। चलो अभी सारी 8 नहीं बना रहा हूँ, लेकिन हम उनकी बड़ी तिरछी तिरछी निगाहें से वो देखते हैं, इस तरह से उनकी आइज़ ज़रूर बनाते हैं हम। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मोस्ट डेवलप्ड आइज़ जो है वो इनवर्टिब्रेट में सिफलोपोडा में होती है, भूलेंगे नहीं इस कैरेक्टर को। अब दूसरा पॉइंट, एक जो
इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आता है कि जो सिफेलोपोड्स की आइज़ है होने को वो बहुत बहुत ही एडवांस है बच्चों। सिफेलोपोड आइज़ और वर्टिब्रेट आइज़ यानी हमारी जो आँखें हैं वो भी बहुत एडवांस है, पर दोनों का जो डेवलपमेंट है, जो ओरिजिन है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। ओरिजिन इन आइज़ का जो डेवलपमेंट है वो, और यूँ समझ लीजिए कि इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होता है दोनों की आइज़ का। दिखने में भले हमारे जैसी होगी लेकिन वो है नहीं बच्चों। उनकी आंखें अलग तरीके से बनती हैं, हमारी अलग तरीके से डेवलप होती है। हमारा रेटिना पीछे होता है, लेंस आगे होता है, उनका रेटिना आगे होता है, उनका सिस्टम पूरा डिफरेंट है। तो आपको ये याद रखना है कि ओरिजिन, डेवलपमेंट और इंटरनल स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंट है बच्चों। और अगर डिफरेंट है पर फंक्शन तो सेम हो गया ना, इनकी उनकी आंखें भी देखने के काम आती है, हमारी आंखें भी देखने के काम आती है। मीन्स दीज आर एग्जाम्पल ऑफ एनालोगस ऑर्गन्स। ये दोनों एनालोगस ऑर्गन्स हैं। सिफेलोपोड की आइज़ और वर्टिब्रेट्स की जो आइज़ हैं वो एनालोगस ऑर्गन्स है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। इसके अलावा और सेंसरी स्ट्रक्चर क्या है बच्चों, क्या बताया मैंने आपको? आइज़ हो गया है ना। आइज़ के अलावा मैंने आपको बता दिया है कि उनके पास ऑस्फ्रेडियम भी होता है। दे हैव गॉट ऑस्फ्रेडियम। हिंदी में ऑस्फ्रेडियम का बड़ा अच्छा नाम है, मुझे बड़ा पसंद आता है। हिंदी में ऑस्फ्रेडियम को हम जलाक्षिका कहते हैं, है ना। जल में होती है और वो पानी की क्वालिटी को चेक करती है, जलाक्षिका कहते हैं। कीमो रिसेप्टर है, ध्यान रखें, कीमो रिसेप्टर है। पानी की क्वालिटी, वाटर क्वालिटी को चेक करती है वो। वाटर क्वालिटी इज टेस्टेड। करेक्ट बच्चों। ऑल्फैक्टरी नेचर की भी हो जाएगी क्योंकि वो पानी को सूंघ रहे हैं, एक तरह से देख लीजिए आप, ऑल्फैक्टरी हो गई है ये। इसके अलावा दे हैव गॉट स्टेटोसिस्ट। तो मैंने आर्थ्रोपोडा में भी बताया था आपको स्टेटोसिस्ट। बैलेंसिंग के लिए इनके पास स्टेटोसिस्ट भी होती है। करेक्ट। नाउ कम टू देयर नर्वस सिस्टम। हाँ, अब नर्वस सिस्टम जो है बच्चों वो थोड़ा सा डिफरेंट है इनमें। एक नर्व रिंग होगी और एक वेंट्रल नर्व कॉर्ड होगी, ऐसा नहीं है जैसा कि अब तक हमने देखा था कि एनिलिडा में, आर्थ्रोपोडा में एक आगे की तरफ नर्व रिंग है जहाँ ब्रेन होता है, फिर नीचे वेंट्रल डबल सॉलिड गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड होती है। आई रिपीट, वेंट्रल डबल सॉलिड गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड होती है। वैसा यहाँ नहीं होगा, यहाँ नर्वस सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इनका जो हेड रीजन होगा वहाँ पे दो गैंग्लिया होंगे हेड रीजन में, तो उन्हें हम सेरेब्रल गैंग्लिया कहेंगे। सेरेब्रल गैंग्लिया कहेंगे, हेड रीजन में होंगे ये दोनों। और उसके बाद उनका जो फुट है ना, उस फुट में भी दो गैंग्लिया होंगे जिन्हें हम पीडल गैंग्लिया कहेंगे, पीडल गैंग्लिया। उसके अलावा इनका जो मेंटल है ना, मेंटल, वहाँ पे भी दो गैंग्लिया होंगे पेयर्ड, ये सारे पेयर्ड गैंग्लिया है, उन्हें हम प्लूरल गैंग्लिया कहेंगे, प्लूरल गैंग्लिया। ठीक है। फिर इनका जो विसरल हम्प है, इनका जो विसरल हम्प होता है, विसरल मास जो होता है, वहाँ पे भी एक पेयर गैंग्लिया होगा, उसे हम सिंपली विसरल गैंग्लिया कहेंगे। तो इस तरह से चार पेयर्स गैंग्लिया होंगे जो आपस में एक दूसरे के साथ नर्व्स के थ्रू कनेक्टेड रहेंगे। तो इस तरह से ये नर्व्स होती है जो इन सारे गैंग्लिया को आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती है। तो ये इस तरह से इनका नर्वस सिस्टम बन जाता है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का नर्वस सिस्टम होता है। ओके बच्चों, तो टिपिकली इनवर्टिब्रेट में जैसा नर्वस सिस्टम होना चाहिए वैसा नर्वस सिस्टम नहीं है। दे हैव गॉट 4 पेयर्स, यहाँ लिख देते हैं हम ऊपर, 4 पेयर्स ऑफ गैंग्लिया connected by
कनेक्टेड बाय नर्व्स, दैट्स इट। ज़्यादा डिटेल में हम नर्वस सिस्टम में नहीं, ये आपस में इधर भी ऐसे कनेक्टेड रहेंगे ये। ओके, नर्वस सिस्टम के बाद आ जाते हैं हम इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जो हैं बच्चों वो यूनिसेक्सुअल है, यानी सेक्सेस सेपरेट हैं। क्या कहते हैं हम यूनिसेक्सुअल को? डायोएशियस भी कहते हैं। तो सारे के सारे डायोएशियस। एक्सेप्शन मैं आपको बता देता हूँ, एक्सेप्ट अभी जो मैंने आपको बताया पाइला जो स्नेल होता है उसको, वो बच्चों हर्मेफ्रोडाइट है। और फिर उसमें यूं भी नहीं है कि टेस्टिस अलग हो ओवरी अलग हो, इट हैज़ गॉट ए ओवोटेस्टिस। एक ही स्ट्रक्चर है, एक ही ऑर्गन है जो ओवा भी बनाता है और वहीं पर स्पर्म्स भी बनते हैं, तो इसलिए हम उसको ओवोटेस्टिस कहते हैं। करेक्ट बच्चों? तो इस तरह से ये आपको एक एक्सेप्शन हो गया, यूनिसेक्सुअल है, डायोशियस है, एक्सेप्शन हो गया। देन फर्टिलाइजेशन जो होगा इनमें वो दोनों ही तरफ पॉसिबल है। फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी, और जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट होगा, मतलब लार्वल स्टेजेस होगी, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। और अगर लार्वा है तो फिर लार्वा के नाम भी होंगे। तो इनमें जो मोस्ट कॉमन लार्वा है वो ट्रोकोफोर लार्वा है बच्चों। पर इसके अलावा इनमें जो बाइवोल्विया के मेंबर हैं जिनमें वो ऑयस्टर्स आते हैं, उनमें ग्लोचिडियम लार्वा भी प्रेजेंट होता है। तो दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ लार्वल स्टेजेस, अलग अलग तरह के लार्वा होते हैं। तो कॉमनली दो लार्वा रहेंगे इनमें, एक ट्रोकोफोर लार्वा और एक ग्लोचिडियम लार्वा। पाइला जो होता है उसमें जो लार्वा है वो वेलीजर लार्वा है, दैट इज फाउंड इन पाइला। तो चलिए बच्चों, अब हम फाइनल इसका क्लासिफिकेशन वाला जो पार्ट है उसको कंप्लीट कर देते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मोलस्का, इसमें कुल 7 क्लासेस है। आप घबराएं नहीं, सभी क्लासेस आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं भी क्लासेस के नाम या नहीं भी याद होते हैं तो आप इनके एग्जांपल्स जो हैं वो लर्न कर लीजिएगा। अदरवाइज़ जो किताब में दिए हुए एग्जांपल्स हैं वो आपके लिए इनफ होंगे। एनीवे, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए मैंने यहाँ लिखा है कि जो फाइलम मोलस्का है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 7 क्लासेस। जो पहली क्लास है वो मोनोप्लेकोफोरा है, और इसका मोनो मतलब सिंगल। बेसिकली ये जो क्लासिफिकेशन है मैं क्लियर कर देता हूँ, शेल के ऊपर बेस्ड है कि शेल कैसा बना हुआ है, कितने टुकड़ों में है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, सिंगल है या मल्टीपल है, उस तरह से है ये क्लासिफिकेशन। डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को बच्चों, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। मोनो मतलब सिंगल होता है, वन। प्लेको का मतलब प्लेट। तो इनका जो शेल होता है वो सिंगल प्लेट का बना हुआ है। एग्जाम्पल इसमें आप तो ये याद रखिएगा, नियोपिलाइना है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो नियोपिलाइना है इट इज़ ए लिविंग फॉसिल है। एक तो ये पहले भी एक आर्थ्रोपोडा में लिविंग फॉसिल बताया है मैंने आपको, लिम्यूलस किंग क्रैब कहते हैं हम उसको। तो ये भी एक लिविंग फॉसिल है। प्लस इट इज़ ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड मोलस्का। करेक्ट बच्चों? दूसरा है ए प्लेकोफोरा। ए मतलब एब्सेंट, और इसका मतलब ये हो गया कि इनमें शेल एब्सेंट होता है, शेल एब्सेंट। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है नियोमेनिया, और ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, न तो आपको ए प्लेकोफोरा याद रखना है न ही इसका एग्जाम्पल। ऊपर भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको मोनोप्लेकोफोरा याद नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, आप तो सिर्फ नियोपिलाइना याद रखें कि ये मोलस्का का मेंबर है, दैट इज़ इनफ। देन कम टू पॉलीप्लेकोफोरा। तो पॉली का मतलब कई सारे होते हैं, न्यूमेरस। करेक्ट? तो पॉलीप्लेकोफोरा का दूसरा जो नाम है वो एम्फीन्यूरा भी है।
तो यहाँ जो मेंबर है वो एग्जांपल हमको वो इम्पोर्टेंट है बच्चों काफ़ी, तो मैं स्टार लगा देता हूँ। उसका नाम है कीटोप्लूरा, कीटोप्लूरा, और इसको हम कॉमनली काइटन के नाम से भी जानते हैं। इसका जो शेल है ना वो 8 प्लेट्स से बना हुआ है, एंड दैट इज़ वाई पॉलीप्लेकोफोरा, मतलब मल्टीपल प्लेट्स है। मेरे पास इसका फोटोग्राफ भी है तो मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये देखिए हमारे पास इसका ये डायग्राम भी यहाँ बना हुआ है, ये देखिए आप। तो आपको दिख गया होगा कि इसमें ये जो शेल की प्लेट्स है 1 2 3 4 5 6 7 और फाइनली 8 प्लेट्स हैं। ये हमारा काइटोन या कीटोप्लूरा है बच्चों। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, अभी नीचे ले जाते हैं, इधर यहाँ ले जाके लगा देते हैं। चलो ठीक है, वापस कम बैक टू द, एक ही एग्जांपल इसका हमको याद रखना है, दैट इज़ कीटोप्लूरा, काइटन कहते हैं, शेल जो है वो 8 प्लेट से बना हुआ। देन वी हैव अनदर वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल, दैट इज़ स्केफोपोडा। इसके जो मेंबर्स होते हैं उनका शेल इस तरह से होता है बच्चों, इस तरह का इनका शेल होता है, लाइक दैट। तो क्योंकि ये हाथी के दांत जैसा दिखाई दे रहा है, तो इसका जो एग्जाम्पल है उसका नाम है डेंटेलियम। उसका नाम है डेंटेलियम, और इस डेंटेलियम को हम टस्क शेल भी कहते हैं। टस्क का मतलब हाथी के दांत होते हैं, टस्क कहते हैं हम उनको, तो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज टस्क शेल। द शेल इज़ इन द शेप ऑफ टस्क, हाथी के जो दांत हैं उसके जैसा है। नाम है इसका डेंटेलियम। इसका फुट जहाँ से बाहर निकला रहता है, थोड़ा सा टेंटिकल्स वगैरह ये यहाँ से बाहर निकाल लेता है, इधर से पानी अंदर जाएगा और इधर से पानी बाहर निकलेगा, इस तरह से। ये सब मराइन है बच्चों। नाउ कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट क्लास गैस्ट्रोपोडा। इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया कि इसके जो मेंबर्स होंगे वो सारे के सारे ए सिमेट्रिकल होंगे, और रीज़न भी बता दिया था दैट दे हैव टॉर्शन ट्विस्टिंग ऑफ बॉडी। इनकी बॉडी जो है वो थोड़ी ट्विस्ट हो जाती है। नाम क्यों पड़ा गैस्ट्रोपोडा, तो ये भी ध्यान रखो, गैस्ट्रो मतलब इनका जो विसरल हम्प है जहाँ इनके एलिमेंट्री कैनाल है वो इनके फुट के ऊपर होती है। जो मैंने इनिशियली डायग्राम बनाया है, शुरुआत में जो डायग्राम बनाया था काफ़ी ऊपर चला गया, ये देखिए। तो ये इनका पूरा फुट है, और ये इनका पूरा विसरल मास है। द विसरल मास इज सिचुएटेड ओवर फुट, एंड दैट इज़ वाई दे आर नेम्ड एज गैस्ट्रोपोडा। पोडा मतलब फुट हो गया, गैस्ट्रो मतलब उनका वो एलिमेंट्री कैनाल और जो सारा पार्ट है विसरल हम्प पे, इट इज़ सिचुएटेड ओवर फुट। तो लिख लें हम कि विसरल हम्प is situated over foot, that is why they are named as gastropoda। अब इसके एग्जाम्पल ले लें तो बच्चों में यहाँ हमारे पास ज़्यादा जगह नहीं है, तो इसके एग्जाम्पल मैं यहाँ नीचे से शुरुआत करता हूँ। एग्जाम्पल्स ऑफ गैस्ट्रोपोडा 3-4 एग्जाम्पल है, तो वो हमको याद रखना है। सबसे पहला एग्जाम्पल तो जो है वो पाइला है, और पाइला को तो आपने देखा ही होगा, हमारे इधर भी आराम से नदी तालाबों के आसपास दिख जाता है, फ्रेश वाटर में मिलता है। इसको हम एप्पल स्नेल कहते हैं। आई हैव द पिक्चर ऑफ पाइला, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, देयर इट इज़। तो ये देखिए, ये हमारे पास पाइला हो गया, देखा होगा आपने। इसमें एनिमल तो अभी पूरा अंदर घुसा हुआ है, और ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है ये उसके फुट के ऊपर एक कैप टाइप स्ट्रक्चर है, एक डोर टाइप स्ट्रक्चर है कि एनिमल पूरा अंदर घुस जाता है, और फिर इससे इसका जो ओपनिंग है, गेट है, शेल की जो ओपनिंग है वो बंद हो जाती है। इसको हम ओपरकुलम कहते हैं, इस दरवाजे को, इस गेट को, है ना। इट्स ओके, नहीं पूछा जाएगा आपसे, बस आपकी मेमोरी को बढ़ाने के लिए मैंने ये पाइला का फोटोग्राफ दिया है। पाइला याद रखना है लेकिन आपको। देन सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं बच्चों साइप्रिया। तो साइप्रिया को बच्चों हम कॉमनली कौड़ी कहते हैं, कौड़ी, कौड़ी, है ना। आपने सुना भी होगा कि जो कहावत भी है कि दो कौड़ी में हाथी बिक रहा था, लेकिन मेरे पास तो 2 कौड़ी भी नहीं थी। या कई बार हम यूँ भी कहते हैं कि तेरी औकात क्या है, 2 कौड़ी की औकात नहीं है तेरी। कौड़ी एक एंशियंट करेंसी हुआ करती थी, इट यूज टू बी ए एंशियंट
करेंसी जब सिक्के से, सोने चांदी के सिक्के तो ठीक है चलते ही थे, लेकिन बिल्कुल जो लो कैटेगरी करेंसी थी वो कौड़ी। मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ, आप पहचान जाएंगे कौड़ी को भी। हाँ, ये देखिए, ये बहुत सारी मेरे पास यहाँ पर, ये आपने देखे होंगे डेफिनेटली। तो दीज आर साइप्रिया, ये सारी कौड़ी है जिनको हम करेंसी की तरह यूज़ करते हैं। एक और एग्जांपल है हमारे पास गैस्ट्रोपोडा में, दैट इज़ लाइमेक्स। ये भी हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। इसको हम गार्डन स्लग कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने कई बार देखा ज़रूर होगा, लेकिन हम इसको क्या है, हमारे पास एक मिसकंसेप्शन है कि कई सारे बच्चे इसको जोंक समझते हैं। ये हमारे देखो सर्दियों में बाहर निकलती है, बारिश में भी कई बार ये दिखाई देती है। तो ये आपको देख लीजिए इसको, है ना, इसको, इसमें शेल नहीं होता, ये लाइमैक्स है हमारा, ये लाइमैक्स है जिसको अभी मैंने बताया कि गार्डन स्लग कहते हैं, है ना। और हम लोग इसको क्या है, जोंक समझते हैं। कई सारे बच्चे इसको जोंक समझ लेते हैं और डरते भी हैं इससे। तो आगे से आप ध्यान रखिएगा कि ये जोंक नहीं है, जोंक यानी कि लीचेस। लीचेस तो एनिलिडा की मेंबर है, वो क्लास गई हमारी पीछे, वो फाइलम गया हमारा हिरुडिनेरिया, है ना। और लीचेस इतनी स्लो नहीं चलती, वो बड़ी फास्ट चलती है, लूप बनाती है, अपनी बॉडी को लूप बनाते हुए रैपिडली मूवमेंट करती है, या पानी में स्विम भी बहुत तेज़ी से कर लेती है वो। और ये जो एनिमल है जिसको हम जनरली जो है लीच समझ लेते हैं, ये लीच है नहीं बच्चों। तो ये लाइमैक्स है, मोलस्का का मेंबर है, ध्यान रखना है इसको। गार्डन स्लग कहते हैं हम। 3 एग्जाम्पल हो गए। इसके पास भी शेल एब्सेंट होता है, ध्यान रखें। एक ऑक्टोपस में शेल नहीं है और एक इसमें भी शेल एब्सेंट है। देन एक और एग्जांपल लेते हैं हम, टर्बिनेला। ये बड़ा फेमस है, जिसको हम शंख कहते हैं, चंक या शंख, जो मंदिरों में वगैरह रखा जाता है, वो है ये टर्बिनेला। ये देखिए हमारे पास इसका एक फोटोग्राफ है, तो देख लीजिए आप, दिस इज टर्बिनेला। देन वी हैव अनदर एग्जांपल इन गैस्ट्रोपोडा, दैट इज डोरिस। इसका इसको हम सी लेमन कहते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, कॉमन नेम याद रख लेना इसका, सी लेमन। और देन कम टू द नेक्स्ट, एप्लीशिया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एप्लीशिया। तो यहाँ 3 स्टार लगा देते हैं हम। एप्लीशिया इज़ इम्पोर्टेंट। इसका कॉमन नेम सी हेयर है, HARE। हेयर मतलब खरगोश होता है, रेबिट। और एक होता है बेटा खरहा, है ना, उसको हिंदी में खरगोश और खरहा, इंग्लिश में रेबिट और हेयर। दिखते हैं दोनों दोनों एक जैसे ही हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं। आप तो भी ये मान लीजिए कि ये खरगोश है, सी हेयर। इसका भी मेरे पास फोटोग्राफ है, मैंने आपके लिए रखा है ताकि आप याद रखें कि इसको सी हेयर क्यों कहा जाता है। तो देखिए आप, इसके ये जो टेंटिकल्स हैं, ये टेंटिकल्स इस तरह से, खरगोश के जिस तरह से 2 कान निकले रहते हैं, उस तरह से इसकी अपीयरेंस होती है। दैट इज़ वाई द एप्लीशिया इज़ कंसिडर्ड एज सी हेयर। भूलना नहीं है, ये एग्जांपल आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मैंने 6 एग्जांपल आपको गैस्ट्रोपोडा के बताए हैं। देन कम टू द बाइवोल्विया। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें सारे के सारे ऑयस्टर्स, मज़ल्स एंड क्लेम्स आते हैं, जो पर्ल वगैरह बनाते हैं। और ऊपर बताया ना मैंने आपको, वो सारे इसी में, पहले काफ़ी ऊपर चला गया, अब हम ऊपर नहीं जा रहे हैं वापस। तो कम बैक टू दैट, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके भी एग्जाम्पल मुझे नीचे ही लिखने पड़ेंगे। नीचे चलते हैं, चलो। बाइवोल्विया के एग्जाम्पल्स ऑफ बाइवोल्विया। इसमें पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, यूनियो। इसको हम फ्रेश वाटर मज़ल कहते हैं, फ्रेश वाटर मज़ल। जो ऊपर सबसे पहले मैंने बाइवोल्विया का फोटोग्राफ, चलो दिखाई देता हूँ, जल्दी से देख लेते हैं हम। ये नहीं, ये जो फोटोग्राफ आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये यूनियो का ही है बच्चों। फ्रेश वाटर मज़ल कहते हैं हम इसको, सीपियाँ कहते हैं हम इनको आम बोलचाल की भाषा में, है ना। ये मोती नहीं बनाता है, यूनियो नहीं बनाता है ना। कुछ एक ही स्पीशीज़ ऑयस्टर्स की हैं जो पर्ल बनाती है। दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, माइटिलस। ये भी दिखने में यूनियो जैसा ही है, परंतु ये समुद्र में रहता है, तो इसे हम मराइन मज़ल कहते हैं। तीसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, टेरिडो। तो ये इम्पोर्टेंट है बच्चों, इसको शिप वॉर्म कहते हैं, समुद्र में रहता ही है। और जब कभी शिप कोई आसपास से गुजरता है तो ये उनके जाके चिपक जाते हैं, और उनकी जो लकड़ी है
उसमें धीरे धीरे बरो करना शुरू करते हैं, ये छेद कर देते हैं, उसी में रहते हैं ये शिप वर्म जो है। और इस तरह से ये कई बार जो है जहाज़ों को डुबो भी देते हैं, बड़ा मतलब ख़तरनाक इनसे हो जाता है। मेरे पास है इनके फ़ोटोग्राफ। तो ये देखिए आप शिप वर्म, ये आप यहाँ देख सकते हो कि किस तरह से लकड़ी में ये रहे सारे। इनका इनका जो दो वॉल, बॉडी तो पूरी इतनी लंबी बाहर रहती है, इनके जो दो वॉल्व होने चाहिए शेल के, वो सिर्फ आगे की तरफ है। तो उन दो वॉल्व्स की हेल्प से ये लकड़ी के अंदर बरो बनाना शुरू करते हैं, टेरिडो शिपवर्म। देन वी हैव अनदर एग्जांपल, दैट इज़ पिंगटाडा। हाँ, ये बड़ा मज़ेदार है, याद रखना है, दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। टेरिडो भी इंपॉर्टेंट ही है बच्चों, पिंगटाडा भी इंपॉर्टेंट है। इसको हम पर्ल ऑयस्टर कहते हैं, पर्ल ऑयस्टर, क्योंकि ये मोती बनाता है। तो ऊपर मैंने जो आपको फोटोग्राफ दिखाया था पहले मोती वाला, वो पिंगटाडा का ही है। ये देखिए इनिशियली ये जो आपको फोटोग्राफ दिखाया गया है, ये पिंगटाडा का, ये पर्ल ऑयस्टर है। यहाँ पे देखो इसने एक पर्ल भी बनाया। तो मैंने आपको समझा दिया है कि मोती कैसे बनते हैं। देन कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, अनदर, एक और लेते हैं हम बाइवोल्वियम में एग्जाम्पल, स्पॉन्डिलस। स्पॉन्डिलस, तो बच्चों ये स्पॉन्डिलस जो है ये एडिबल ऑयस्टर है, इसको खाते हैं। तो आपने सुना होगा, कभी देखा होगा कि कुछ ऑयस्टर्स होते हैं, इनको जिंदा ही खा लिया जाता है, बस इनको समुद्र से पकड़ के लाते हैं और ओपन करके शेल के समेत थोड़ा सा नमक का पानी डाल देते हैं एक बार, कुछ बैक्टीरिया वगैरह को मारने के लिए। कई बार ये भी नहीं मरता और जिंदा ही इनको खा लेते हैं। आपने देखे भी होंगे बचपन में अपने वीडियोस, मिस्टर बीन को स्पॉन्डिलस खाते हुए देखा ही होगा। चलो मैं दिखाता हूँ आपको, मेरे पास एक वीडियो है, देखिए आप इसको। तो मिस्टर बीन बड़े ही शानदार कलाकार रहे हैं, बड़े ही टैलेंटेड कलाकार रहे हैं, बच्चों के तो फेवरेट हैं ही हैं। एक और एग्जांपल हम यहाँ लेते हैं, फाइनल लास्ट एग्जांपल है बच्चों, ट्राइडेक्ना जो है, ये भी एक तरह से ट्राइडेक्ना, ये भी एक तरह का पर्ल ऑयस्टर है। इससे भी ऑयस्टर बनते हैं और इसके जो ऑयस्टर्स हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। कई बार टेनिस की जो बॉल होती है उसकी साइज़ के ऑयस्टर भी मिलते हैं ट्राइडेक्ना से। तो इसके जो ऑयस्टर्स हैं, दे हैव गॉट हाईएस्ट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, हाईएस्ट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इन्हीं की होती है। वेरी गुड बच्चों, पहले ये हमारा पेलिसिपोडा ख़त्म होता है। एंड फाइनली अब हमारे पास एक लास्ट क्लास बची है, सिफेलोपोडा। इसमें सिफेलो का मतलब होता है बच्चों हेड, है ना, और पोडा मतलब फुट, लेग जो होते हैं। तो इनको सिफेलोपोडा इसलिए कहा गया है, इसमें पर्टिकुलरली ऑक्टोपस आता है। तो इनका जो फुट होता है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 8 और 10, फुट इज डिवाइडेड इनटू 8 और 10 टेंटिकल्स। उनको ब्रांचेस तो क्या बोले हम, तो लेट्स कॉल देम टेंटिकल्स। उनके ऊपर सक्कर्स वगैरह लगे रहते हैं। तो आपने ऑक्टोपस को देखा ही होगा, इसी में आता है सिफेलोपोडा। इनके लिए यूं भी कहा जाता है कि दे हैव गॉट देयर फुट ओवर देयर हेड, है ना। तो ऐसे भी इनमें क्वेश्चन बनता है, फुट ओवर देयर हेड। जैसे गैस्ट्रोपोडा के लिए क्या कहा था हमने, जो उनका विसरल हम्प है दैट इज़ ओवर देयर फुट, यहाँ उल्टा हो जाएगा, देयर फुट इज़ प्रेजेंट ऑन द हेड। और फुट जो है सिंगल फुट नहीं होगा, वो या तो 8 या 10 आर्म्स में डिवाइडेड होगा। लेट्स टॉक अबाउट द एग्जाम्पल्स ऑफ सिफेलोपोडा। यहाँ लेते हैं हम एग्जाम्पल्स ऑफ सिफेलोपोडा। पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम सेपिया। अभी थोड़े दिन पहले ही बताया है मैंने आपको, इसे हम कटल फिश कहते हैं, पर ये फिश नहीं है, हमें ध्यान रखना है। सेपिया
दिखा देता हूँ मैं, सेपिया का फोटोग्राफ होना चाहिए मेरे पास। आई थिंक ये रहा, ये देखिए। सो देयर यू हैव, ये देखिए सेपिया दिखाई दे रहा है। अच्छा ध्यान रखना, जो सिफलोपोडा के मेंबर्स हैं, ऑल ऑफ दे हैव कैपेसिटी टू चेंज देयर बॉडी कलर, हाइड करने के लिए, कैमोफ्लेज करने के लिए वो अपना कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। लिख लें आप कहीं, लिख के रखें आप, मैं नहीं लिख रहा हूँ अभी, आप ध्यान रखेंगे कि सिफलोपोडा के जो मेंबर्स होते हैं उनमें दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बता देता हूँ। पहला, चलो आप तो लिखेंगे ही, मैं भी लिख देता हूँ। दे कैन चेंज देयर, दे कैन चेंज देयर कलर, बॉडी कलर, चेंज देयर बॉडी कलर। दूसरा, इसमें सिफलोपोडा में एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, दे हैव इंक ग्लैंड्स। इनमें इंक ग्लैंड होती है, ब्लैक डार्क कलर की एक इंक ग्लैंड होती है, जिससे इंक निकालते हैं, केमिकल रिलीज करते हैं। तो जैसे ही इनको लगता है कि कोई प्रेडेटर इनके सामने, कोई बड़ी फिश या कोई शार्क इनके सामने आके खड़ी हो गई है, तो ये क्या करते हैं कि अपनी इंक ग्लैंड से इंक रिलीज करते हैं, और वो इंक पानी में एकदम से फैल जाएगी और वहाँ अंधेरा, डार्कनेस हो जाएगी, और ये पीछे से भाग जाएंगे, और वो जो प्रेडेटर है वो ढूंढता रहेगा कि कहाँ चला गया। तो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, दैट सेपिया में भी होता है, लोलिगो में भी होता है, ऑक्टोपस में भी होता है, इन सब में इस तरह से इंक ग्लैंड होती है। और एक और इंटरेस्टिंग आपको मैं बता देता हूँ कि जब ये तेज़ी से दौड़ पानी में भागते हैं, तो ये क्या करते हैं कि अपनी जो पेलियल कैविटी है उसमें पहले पानी भर लेते हैं, और उस पानी को, इनका वो जो एक्सकरेंट साइफन मैंने बताया ना, उस साइफन से तेज़ी से पानी को बाहर फेंकते हैं, तो बॉडी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। जो आपका न्यूटन के जो नियम होता है ना, एक्शन अगेंस्ट और रिएक्शन, हर एक्शन के अगेंस्ट रिएक्शन होता है, उसी तरह से जिस तरह से आपने आकाश में कभी किसी रॉकेट को उड़ते हुए देखा होगा, तो रॉकेट जब उड़ता है तो अपने पीछे तेज़ी से वो पीछे एयर फेंकता हुआ आगे की ओर बढ़ता है। सेम इसी तरह से ये भी जेट प्रोपल्शन मैकेनिज्म कहते हैं हम इसको, लिख लेना आप, जेट प्रोपल्शन मैकेनिज्म से ये स्विमिंग करते हैं, जिसमें ये अपनी कैविटी के अंदर, मेंटल कैविटी में पहले पानी भरते हैं और तेज़ी से उस पानी को पीछे की तरफ फेंकते हैं, तो बॉडी आगे की तरफ उसको पुश मिलता है और आगे की तरफ भागती है। तो ये इनमें तीन कैरेक्टर जो हैं आपको ध्यान रखना है, जेट प्रोपल्शन मैकेनिज्म, और स्विमिंग के लिए इनमें ये इस तरह से होता है। दे ऑल्सो हैव गॉट इंक ग्लैंड, और एक दे कैन चेंज देयर बॉडी कलर। बॉडी कलर को चेंज करने का जो प्रोसेस होता है उसको मेटाक्रोसिस कहते हैं बच्चों। गिरगिट को भी देखा होगा आपने, वो कलर चेंज करता है, कई एम्फीबियंस भी चेक कलर चेंज कर सकते हैं। तो कलर चेंज करने के इस प्रोसेस को हम मेटाक्रोसिस कहते हैं। तो एक एग्जांपल हो गया हमारे पास सेपिया, कॉमनली नोन एज कटल फिश। दूसरा जो एग्जांपल है हमारे पास वो है लोलिगो। सेपिया जैसा ही दिखता है, डायग्राम नहीं दिखाऊंगा मैं आपको, इसको हम स्क्विड कहते हैं, करेक्ट। और एक तीसरा स्क्विड में और ले रहा हूँ मैं, आर्कीट्यूथिस। आर्कीट्यूथिस ये भी स्क्विड है, लेकिन ये जाइंट स्क्विड है बच्चों, दुनिया का सबसे बड़ा स्क्विड है। और इनफैक्ट मैं बता दूं कि ये जो आर्कीट्यूथिस है ये लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट है, लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट है, क्योंकि लार्जेस्ट एनिमल अगर आपसे पूछेगा तो आपको वेल बताना पड़ेगा, लेकिन वेल तो वर्टिब्रेट है। इनवर्टिब्रेट में सबसे बड़ा कौन है, तो इनवर्टिब्रेट में सबसे बड़ा यही, ये देखो मेरे पास इसका एक फ़ोटोग्राफ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, हियर इट इज़, ये देखिए आप, ये इसकी साइज़ है, आप समझ लीजिए। और ये इसमें यहाँ पे कुल 10 आर्म्स होगी यहाँ पे, इस तरह से। मैंने बताया ना कि इनमें या तो 8 आर्म्स होती है या 10 आर्म्स होती है, इसके पास, इन तीनों के पास 10 आर्म्स हैं। सेपिया, लोलिगो और आर्कीट्यूथिस के पास 10 आर्म्स होती है। और फाइनली अब हम ख़त्म करते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, फोर्थ एग्जाम्पल, दैट इज़ ऑक्टोपस। तो आपने तो सुना ही होगा ऑक्टोपस के बारे में, देखा हुआ होगा। ये जो है इसको हम डेविल फिश भी कहते हैं, डरावना दिखाई देता है, ये भी ध्यान रखेंगे आप, फिश नहीं है ऑक्टोपस। इस तरह से भी थोड़ी देर पहले हमने बनाई था। इसमें जो है 8 आर्म्स होती है, 1 2 3 4, अब 8 नहीं बना रहा हूँ, मान लीजिएगा कि आप, इट हैज़ गॉट 8 आर्म्स, चलो बना ही लेते हैं, अपना क्या जा रहा है। ओके, ये 8 आर्म्स हो गई। वेल डेवलप्ड आइज़ है, मैंने आपको पहले बता ही दिया था, है ना। और बड़ा डरावना दिखाई देता है, तो आप जो है, क्योंकि ये डरावना दिखाई देता है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज डेविल फिश। तो ये हमारा
ऑक्टोपस हो गया। एक क्वेश्चन बार बार बच्चे मुझसे पूछने आते रहते हैं फ्रिक्वेंटली, इनकी जो 8 आर्म्स हैं उनमें से एक आर्म को हेक्टाकोटिल कहते हैं, हेक्टाकोटिल कहते हैं। ये वो आर्म्स हैं जो कॉपुलेशन के समय स्पर्म ट्रांसफ़र करने में काम आएगी। तो क्वेश्चन आएगा आपको इधर उधर कहीं देखने को मिलेगा जब आप सॉल्व करोगे बुक्स, तो डेफिनेटली मिलेगा। तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ हेक्टाकोटिल? यूज़ ऑफ हेक्टाकोटिल इज़ हेल्प इन स्पर्म ट्रांसफ़र, और कोई ख़ास बात नहीं है। तो बच्चों इसी के साथ हमारे एग्जाम्पल सारे कंप्लीट हो जाते हैं, मोलस्का का क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास से वी विल स्टार्ट विथ इकाइनोडर्मिटा। ओके, थैंक यू बच्चों।